हेलो स्टूडेंट। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया में न कोई सरकार हो, न कानून हो, न सुरक्षा हो, न व्यवस्था हो, तब क्या होगा? तब इस अवस्था में क्या होगा कि एनार्की, अराजकता फैल जाएगी और इसी अराजकता को रोकने के लिए राज्य अस्तित्व में आया। तो आप सभी का पॉलिटिकल साइंस स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है और हम इस वीडियो के माध्यम से राज्य क्या है, राज्य की उत्पत्ति, राज्य की परिभाषा, राज्य के तत्व का अध्ययन करेंगे। राज्य का शाब्दिक अर्थ, वर्बल मीनिंग ऑफ स्टेट। तो राज्य का शाब्दिक अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे कि आधुनिक अर्थ में जिसे हम स्टेट एवं राज्य कहते हैं, उस शब्द की ओरिजिन कहाँ से हुई। तो जैसे राज्य जिसे हम स्टेट बोलते हैं वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और स्टेट शब्द जो है लैटिन भाषा के स्टेटस से व्युत्पन्न हुआ है, मतलब ओरिजिन हुआ है, जिसका अर्थ है स्थिति, सत्ता या अवस्था या दशा कह सकते हैं। तो प्राचीन काल में यूनानी मतलब जो प्लेटो और अरस्तु के समय नगर राज्य और जिसे हम सिटी स्टेट बोलते थे, उस सिटी स्टेट को पोलिस बोला जाता था। और पोलिस में जो है छोटे छोटे क्या होते थे, नगर राज्य होते थे, मतलब सिटी स्टेट होते थे, जिनकी जनसंख्या जो है जिनकी जनसंख्या 40 या 50,000 या 10,000 ऐसे करीब रहती थी। और रोमन साम्राज्य जो था, रोमन साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही बड़ा साम्राज्य था, जिसके नगर राज्य को सिविटास बोला जाता था। और जो आधुनिक अर्थ में जो स्टेट है उसका प्रथम प्रयोग जो है मैकियावेली, जो एक रियलिस्टिक थिंकर है और इटली का जो विचारक है, उसकी पुस्तक द प्रिंस जो 1514 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, उसमें उसने स्टेट शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। अतः स्टेट का जो शाब्दिक अगर अर्थ लिया जाए तो ये श्रेष्ठ व प्रभुत्व संपन्न संस्था, मतलब सुप्रीम एंड सॉवरेन इंस्टीट्यूशन, मतलब प्रभुत्व संपन्न संस्था, मतलब इसको हम प्रभुसत्ता या सर्वोच्च शक्ति भी बोल सकते हैं, या सुप्रीम एंड सॉवरेन इंस्टीट्यूशन। तो जो सर्वोच्च शक्ति थी, मतलब समस्त जो शक्तियाँ जिनका अधिकार जनता पे होता था, चाहे वो राजतंत्र हो या डेमोक्रेसी हो, मतलब चाहे वो राजतंत्र मोनार्की हो या डेमोक्रेसी हो, राज्य की संज्ञा पाती है। इसलिए हम राज्य को एक श्रेष्ठ एवं प्रभुत्व संपन्न संस्था बोलेंगे। तो कैसे कैसे जैसे राज्य का स्वरूप कैसे कैसे चेंज हो गया। जैसे प्राचीन यूनान में जो पोलिस नगर राज्य था उसको पोलिस बोला जाता था, और उसके बाद उसका स्वरूप चेंज हुआ और प्राचीन रोम में नगर राज्य को सिविटास बोला जाता था, और फिर वो चेंज होके ट्यूटन जाति जो स्टेटस मीन्स सत्ता एवं शक्ति में चेंज हुआ। और जो आधुनिक समय में जो आधुनिक राज्य है, आधुनिक समय का जो स्टेट है, वो स्टेटस से ही ओरिजिन हुआ, और ये आधुनिक समय का जो स्टेट है वो स्टेटस से ही ओरिजिन हुआ। तो कैसे कैसे ये नगर राज्य जो चेंज होते गए। और वहीं जो है यूनान के प्राचीन एथेंस राज्य तथा जो रोमन गणराज्य था, आज भी लोकतंत्र की क्या माने जाते हैं, जननी माने जाते हैं। और आधुनिक यूरोप या भारतीय राज्य के बीच इन्हीं नगर राज्यों में निहित है। विचारधारा, और आगे देखेंगे कि विचारधाराओं के आधार पर परिभाषा है, स्कूल्स ऑफ थॉट। तो विचारधारा मतलब आइडियोलॉजी के आधार पर जो परिभाषाएं दी गई है, जो डिफाइन किया गया है, जिसमें व्यक्तिवादी है, आदर्शवादी, समाजवादी, अराजकतावादी, ये जो राज्य को किस रूप में देखते हैं। तो जैसे व्यक्तिवादी, उदारवादी भी बोलते हैं, उसके विचारक स्पेंसर हैं, और उन्होंने राज्य को अनैतिकता का शिशु कहा है। और जो थॉमस पेन ने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है। तो राज्य एक अनैतिकता का शिशु है। अनैतिकता का शिशु उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए कि सभी मनुष्य पूरी तरह नैतिक और अगर ईमानदार रहें और अच्छे होते तो राज्य की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लोग चोरी करते हैं, हिंसा करते या झूठ या दूसरों का शोषण करते, इसलिए इन गलत कामों को रोकने के लिए हमें स्टेट की जरूरत पड़ी और स्टेट का जन्म हुआ। यानी जो राज्य का अस्तित्व है वह मानव की अनैतिक प्रवृत्तियों के कारण है। जो आज राज्य का अस्तित्व है वह मानव की अनैतिक प्रवृत्तियों के कारण है, इसलिए उन्होंने राज्य को अनैतिकता का शिशु कहा है। और राज्य एक आवश्यक बुराई है, तो थॉमस पेन ने राज्य को आवश्यक बुराई कहा है।
तो जो आवश्यक बुराई, मतलब उन्होंने बुराई क्यों बोला? जैसे थॉमस पेन जो है एक उदारवादी थिंकर है और उन्होंने राज्य को एक आवश्यक बुराई कहा है। तो उन्होंने राज्य को बुराई क्यों बोला? तो बुराई इसलिए कहा क्योंकि राज्य जो है कानून बनाता है, दंड देता है, टैक्स लगाता है और व्यक्ति की लिबर्टी को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। तो इसलिए उन्होंने बुराई कहा। और राज्य की हमें आवश्यकता क्यों है? तो इसलिए कहा क्योंकि राज्य के बिना जो समाज में अराजकता फैल जाएगी, एनार्की फैल जाएगा और उससे क्या होगा, अपराध बढ़ सकते हैं, सुरक्षा समाप्त हो सकती है, शक्तिशाली लोग कमजोरों पे अत्याचार कर सकते हैं। इसलिए राज्य भले ही कुछ प्रतिबंध लगाता हो, लेकिन समाज में शांति एवं सुरक्षा के लिए उसका होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो थॉमस पेन जो है राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। वैसे आदर्शवादी जो आइडियलिस्ट थिंकर है बोसांके, प्लेटो और अरस्तु, ये आदर्शवादी आइडियलिस्ट वो राज्य को क्या मानते हैं? तो आइडियलिस्ट थिंकर बोसांके, प्लेटो और अरस्तु हैं। बोसांके ने राज्य को एक नैतिक विचार का मूर्त रूप कहा है। तो नैतिक विचार क्या होता है? जैसे हम क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या गलत है या क्या सही है, क्या सत्य है, असत्य है, ये सारे के बीच में जो भेद करते हैं वो क्या होता है? नैतिक विचार होता है। तो उन्होंने राज्य को एक नैतिक विचार का मूर्त रूप कहा है। और प्लेटो और अरस्तु ने राज्य को एक नैतिक संस्था कहा है। नैतिक संस्था उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि राज्य का उद्देश्य समाज को अच्छा और सभ्य बनाना है, इसलिए राज्य को नैतिक संस्था कहा जाता है। अब जैसे व्यक्ति जो है स्टेट के बाहर अपने नैतिक उद्देश्यों की क्या पूर्ति नहीं कर सकता, तो इसलिए प्लेटो और अरस्तु जो है राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं। वैसे ही समाजवादी और मार्क्सिस्ट जो थिंकर है कार्ल मार्क्स, उन्होंने राज्य के बारे में बोला है कि राज्य एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा एक वर्ग मतलब जो पूंजीपति वर्ग है और दूसरा वर्ग मतलब जो मजदूर वर्ग है, तो जो पूंजीपति वर्ग दूसरे वर्ग मजदूर वर्ग का शोषण करता है, इसलिए उन्होंने राज्य को एक शोषणकारी संस्था माना है। अराजकतावादी एनार्किस्ट थिंकर बाकुनिन एवं प्रूदो हैं। तो अराजकतावादी जो विचारक है वो राज्य को एक घृणित तथा अनावश्यक बुराई कहा है। तो राज्य को एक घृणित तथा अनावश्यक बुराई उन्होंने क्यों बोला है? क्योंकि जो अराजकतावादी हैं वो राज्य हिंसा और दमन पर, अराजकतावादी मानते हैं कि राज्य हिंसा और दमन पे आधारित है और समाज और व्यक्ति राज्य के बिना आपसी सहयोग एवं प्रेम के आधार पर शांतिपूर्ण ढंग से अपना विकास कर सकते हैं। उन्होंने ये माना राज्य हिंसा, और उन्होंने कहा कि जो राज्य है वो हिंसा और दमन पे आधारित है और समाज और व्यक्ति जो है राज्य के बिना भी आपसी सहयोग एवं प्रेम के आधार पर शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं और अपना विकास कर सकते हैं। इसलिए जो एनार्किस्ट हैं वो राज्य को खत्म करना चाहते हैं और एक स्वतंत्र समाज की स्थापना करना चाहते हैं। जो व्यक्तिवादी विचारक है और अराजकतावादी विचारक है वो राज्य के विरुद्ध है, जबकि जो आदर्शवादी है राज्य को सर्वोच्च एवं नैतिक संस्था मानते हैं और जो समाजवादी या मार्क्सवादी हैं वो राज्य को वर्ग शोषण का यंत्र मानते हैं। आगे देखेंगे कि निर्माण तत्वों पे आधारित परिभाषाएं, एलिमेंट बेस्ड। जैसे राज्य के जो 4 तत्व हैं, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता, उसके आधार पे जो परिभाषाएं हैं, तो उसमें बर्गेस के अनुसार, तो बर्गेस की परिभाषा है कि राज्य मानव जाति का निश्चित भाग है। तो मानव जाति जो एक निश्चित भूभाग पे क्या करती है, निवास करती है और जो राजनीतिक इकाई के रूप में, राजनीतिक इकाई मतलब जो सरकार है, कानून है, उसके रूप में राज्य को देखा जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि जो राज्य है, राज्य एक संगठित राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें लोग एक निश्चित क्षेत्र या अपनी सीमा क्षेत्र में रहते हैं, वे सरकार और कानून के अधीन रहते हैं। जैसे इंडिया का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो यह एक बड़ी जनसंख्या है, इंडिया की एक बड़ी जनसंख्या है, उसकी निश्चित सीमाएं हैं, उसकी एक निश्चित बाउंड्री है, सरकार है और अपनी एक संप्रभुता है।
तो इसलिए बर्गेस ने राज्य को मानव जाति का निश्चित भाग एवं राजनीतिक इकाई के रूप में देखा है। विल्सन के अनुसार राज्य एक निश्चित भूभाग में कानून के पालन के लिए संगठित जन समुदाय है। मतलब ये हुआ कि ये सेम परिभाषा है कि राज्य एक निश्चित भूभाग, मतलब राज्य के जो निवासी एक निश्चित भूभाग में रहते हैं और कानूनों का जो संगठित जन समुदाय है वो कानूनों का क्या पालन करता है और कानूनों के अंदर वो रहता है, तो ये राज्य है। तो ये विल्सन की परिभाषा है। ब्लंट शली की जो परिभाषा है राज्य के बारे में कि यह एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोग राज्य हैं। मतलब किसी एक निश्चित क्षेत्र के लोग नियमों जो नियम है सरकार के अधीन संगठित होकर जीवन बिताते हैं, उसे क्या कहा जाता है? राज्य कहा जाता है। हॉलैंड की परिभाषा जो है, राज्य मनुष्यों का वह समूह है जिसमें बहुमत की इच्छा विरोधियों पर शक्ति द्वारा शासन सूत्र चलाती है। जैसे राज्य जो है कानून और शक्ति के माध्यम से व्यवस्था बनाए रखता है। प्रोफेसर लास्की के अनुसार राज्य एक प्रादेशिक समाज है। प्रादेशिक समाज मतलब एक संगठित समाज, जो सरकार मतलब जो शासन है और प्रजा मतलब नागरिक, ये इनके बीच जो है मतलब शासन और नागरिक के बीच में ये विभाजित है तथा अपनी भौगोलिक क्षेत्र में ये सर्वोच्च सत्ता रखता है। इसका ये मतलब है कि राज्य जो है एक संगठित समाज है जिसमें एक निश्चित क्षेत्र में, जिसमें लोग एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं और जहाँ सरकार शासन करती है और उस क्षेत्र में उसी की सर्वोच्च सत्ता रहती है। तो ये लास्की की परिभाषा है। मैकाइवर के अनुसार राज्य एक संघ है। संघ मतलब राज्य एक संगठन है जो कानून की सहायता से बाहरी व्यवस्था बनाता है और सरकार के पास कानून को बलपूर्वक मनाने की क्या होती है? शक्ति होती है। तो ये मैकाइवर की परिभाषा है। हॉल की परिभाषा जो है, स्वतंत्र राज्य का समाज अस्थायी रूप से संगठित होता है। मतलब स्वतंत्र राज्य का समाज स्थायी रूप से संगठित होता है और उसका निश्चित प्रदेश होता है तथा बाह्य नियंत्रण से मुक्त होता है। तो स्वतंत्र राज्य का समाज अस्थायी रूप से संगठित होता है, मतलब स्वतंत्र राज्य वह है जो अपनी जनता, अपनी भूमि और अपनी सरकार के साथ किसी दूसरे देश के नियंत्रण से मुक्त होकर स्वयं शासन करता है। स्वतंत्र राज्य समाज का स्थायी संगठन होता है। मतलब जो स्वतंत्र राज्य वह होता है जो अपनी जनता, जो समाज मतलब जो अपनी जनता, अपनी भूमि, अपनी सरकार के साथ किसी दूसरे देश के नियंत्रण से मुक्त होकर स्वयं शासन करता है। जैसे मान लो कि भारत एक स्वतंत्र राज्य है, उसकी अपनी सरकार है, अपनी सीमाएं और स्वयं निर्णय लेने की क्या है? उसकी शक्ति है। तो ये राज्य की सारी परिभाषाएं हैं। इन परिभाषाओं में राज्य के 4 आवश्यक तत्वों का विवरण दिया गया है। उसमें जनसंख्या जो पॉपुलेशन है या टेरिटरी, डिफाइंड टेरिटरी है, गवर्नमेंट है या सॉवरेंटी है, इसको इन परिभाषाओं में स्पष्ट किया गया है। राज्य के जो 4 आवश्यक तत्व है, जैसे स्टेट है, राज्य का जो पहला आवश्यक तत्व है वो पॉपुलेशन, जनसंख्या है। उसका दूसरा आवश्यक तत्व जो है डिफाइंड टेरिटरी मतलब निश्चित प्रदेश है। और राज्य का जो तीसरा आवश्यक तत्व है वो सरकार है। सरकार मतलब गवर्नमेंट है। और राज्य का जो चौथा तत्व है सॉवरेंटी, प्रभुसत्ता है, जो राज्य का सॉवरेंटी को, जिसे राज्य को प्राण बोला जाता है। तो ये राज्य के आवश्यक तत्व हैं। जैसे गैटल ने कहा कि प्रभुसत्ता ही राज्य का वह लक्षण है उसे अन्य समुदायों से अलग करता है। मतलब ये जो अन्य समुदाय है, जैसे परिवार है या संगठन है या समाज है, उन समुदायों से प्रभुसत्ता ही उन समुदायों से राज्य को अलग करता है। जनसंख्या एवं निश्चित प्रदेश, पॉपुलेशन एंड टेरिटरी। तो जनसंख्या जो है राज्य का प्रथम तत्व है। तो मनुष्यों के अभाव में राज्य का अस्तित्व संभव नहीं है। मतलब अगर मनुष्य जहाँ पे नहीं रहेंगे वहाँ राज्य का अस्तित्व संभव नहीं है। जैसे मान लो कि मनुष्यों के अभाव में राज्य का अस्तित्व संभव नहीं है।
तो जैसे अंटार्कटिका अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट लेते हैं तो वहाँ के मूल निवासी नहीं है, वहाँ पे जनसंख्या नहीं है। भले ही कुछ साइंटिस्ट या कोई कुछ एम्प्लॉय है, लेकिन वहाँ की अपनी जनसंख्या नहीं है, तो क्या हम उसे राज्य कह सकते हैं? तो वैसे राज्य के लिए ये क्या है, सर्वप्रथम तत्व है। मतलब जनसंख्या राज्य के लिए सर्वप्रथम तत्व है और मनुष्यों के बिना राज्य संभव नहीं है। जैसे प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 बताई है और रूसो ने 10,000 छोटे प्रजातंत्र के लिए उन्होंने जनसंख्या बताई है, जो बहुत प्राचीन समय की बात है। जैसे गार्डनर ने कहा कि जनसंख्या राज्य के संगठन के निर्वाह हेतु तो पर्याप्त हो। इसका ये मतलब है कि जो राज्य की जनसंख्या इतनी होनी चाहिए कि राज्य का काम ठीक से चल सके। जैसे मान लो कि खेती है या व्यापार है या सुरक्षा है, उसके लिए जनसंख्या चाहिए। अगर कम जनसंख्या रहेगी तो राज्य का निर्वाह होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, परंतु प्रादेशिक सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका ये मतलब है कि इतना भी अधिक नहीं हो कि उसका भूमि और संसाधन कम पड़ जाए। मतलब जैसे अगर मान लो कि अगर खूब ज़्यादा जनसंख्या रहेगी तो रोटी कपड़ा मकान की दिक्कत आएगी या रोजगार की दिक्कत आएगी, रहने की दिक्कत आएगी। तो गार्डनर ने बोला कि जनसंख्या इतनी भी नहीं हो कि वो प्रादेशिक सीमा से भी अधिक हो। अब जैसे गुणात्मक पक्ष, तो जैसे शारीरिक है, फिजिकल या बौद्धिक व सांस्कृतिक जो कल्चरल रूप से उन्नत जो नागरिक होते हैं वो श्रेष्ठ राज्य का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। अब जैसे भारत और चीन की विशाल जनसंख्या और जैसे ये मोनाको की जनसंख्या लगभग 30 या 40 हजार के लगभग जनसंख्या है। और जैसे मान लो कि जैसे वेटिकन सिटी की जनसंख्या 800 से 900 है, तो ये बहुत कम जनसंख्या है। अब दूसरा है निश्चित प्रदेश, डिफाइंड टेरिटरी। ये राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व है, निश्चित प्रदेश। भूभाग के बिना राज्य का राजनीतिक स्वरूप संभव नहीं। भूभाग मतलब अगर लैंड के बिना ही, लैंड ना रहे तो राज्य का अस्तित्व ही संभव नहीं है। एक निश्चित भूभाग पर मनुष्यों का अस्थायी निवास जो है अनिवार्य है। मतलब एक निश्चित राज्य के लिए एक निश्चित भूभाग आवश्यक है जहाँ पे मनुष्य जो है अस्थायी रूप से निवास करते हैं। खानाबदोश लोग कौन होते हैं? खानाबदोश लोग वो होते हैं जिनका कोई निश्चित निवास या निश्चित भूभाग नहीं होता, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, तो वैसे लोगों का राज्य नहीं हो सकता। ब्लंट शैली के अनुसार जनसंख्या राज्य का व्यक्तिक आधार है, यानी राज्य जो है लोगों से मिलकर बनता है। अगर लोग ही नहीं रहे तो राज्य का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। और प्रदेश उसका भौतिक आधार है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंट्री या इंडिया को ही हम लेते हैं तो इंडिया एक राज्य है, यहाँ जनसंख्या निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है। अब अपवादी जो मत है जैसे डिग्विट व हॉल, वो प्रदेश को एक अनिवार्य नहीं केवल एक उपयोगी मानते हैं, कि प्रदेश मतलब लैंड को अनिवार्य नहीं मानते बल्कि एक उपयोगी मानते हैं। लेकिन आधुनिक मत जो है इसको अस्वीकार करता है। मतलब जो प्रदेश के बिना, ये बोलता है कि प्रदेश के बिना राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। उदाहरण में जैसे यहूदी समाज है। यहूदी समाज 1948 से पहले यहूदी समाज के पास कोई क्षेत्र या कोई भूमि नहीं थी, लेकिन वो पैलेस्टाइन में आके बस गए और इजराइल राज्य का क्या हुआ, निर्माण हो गया। सरकार एवं संप्रभुता, गवर्नमेंट एंड सॉवरेंटी। तो राज्य के जो तीसरा आवश्यक तत्व है वो सरकार है, गवर्नमेंट है। तो राज्य का संगठनात्मक तत्व राज्य की इच्छा की ये अभिव्यक्ति करता है। तो गिलक्राइस्ट ने कहा है कि सरकार राज्य का संगठन ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। मतलब जो राज्य है वो अमूर्त रूप है और सरकार जो है उसका मूर्त रूप है। तो राज्य की अभिव्यक्ति का काम जो है सरकार करती है। तो गार्डनर ने कहा है कि सरकार वह उपकरण है। उपकरण मतलब सरकार जो है राज्य का एक यंत्र है जिसके द्वारा राज्य की सार्वजनिक नीतियां निश्चित होती हैं। मतलब जो राज्य नीतियां बनाता है, जो सार्वजनिक नीतियां बनाता है, उसको लागू करना उस सब सरकार का काम होता है।
गैटल ने सरकार के अभाव में जनसंख्या असंयमित, अराजकीय और विप्लवी हो जाएगी। मतलब गैटल ने कहा है कि सरकार के अभाव में जनसंख्या असंयमित, मतलब सरकार नहीं रहेगी, शासन नहीं रहेगा, वहाँ पे जनसंख्या जो असंयमित हो जाएगी, वहाँ पे अराजकता फैल जाएगी, वहाँ पे एनार्की फैल जाएगा। ये अगर हम खुद सोचें कि अगर सरकार और शासन नहीं रहेगा तो फिर समाज का क्या हाल हो जाएगा। अब सरकार के 3 अंग हैं, जैसे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है या जुडिशरी है। मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मतलब विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका सरकार के 3 अंग हैं। और सरकार बदलती रहती है परंतु राज्य अस्थायी होता है। राज्य बदलता नहीं, लेकिन सरकार जो है बदलती रहती है। जैसे 1947 से भारत आज़ाद हुआ है तो इंडिया जो देश है वो आज तक है, लेकिन सरकारें क्या है कि कई बार आई गई और बदलती रही। तो सरकार बदलती रहती है परंतु राज्य अस्थायी होता है। अब प्रभुसत्ता सरकार का चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। तो प्रभुसत्ता को, जिसे हम सॉवरेंटी बोलते हैं, ये राज्य का क्या है, प्राण है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्ट इसके लक्षण हैं। गैटल ने कहा है कि प्रभुसत्ता ही राज्य का वह लक्षण है उसे अन्य समुदायों से अलग करता है। मतलब जो अन्य समुदाय है, जैसे परिवार है, समाज है, संगठन है, उन समुदायों में क्या होता है, प्रभुसत्ता नहीं होती है। तो लेकिन राज्य में क्या है, प्रभुसत्ता है, और यही लक्षण जो है अन्य समुदायों से उसको अलग करता है। प्रभुसत्ता के 2 पक्ष होते हैं, एक इंटरनल सॉवरेंटी होती है जिसे आंतरिक प्रभुसत्ता बोलते हैं, और दूसरा एक्सटर्नल सॉवरेंटी जिसे हम बाह्य प्रभुसत्ता बोलते हैं। तो इंटरनल सॉवरेंटी जो होती है सबसे ऊपरी सत्ता होती है। मतलब जो राज्य के भीतर समस्त व्यक्तियों, समूहों, संस्थाओं पर राज्य का जो है सर्वोच्च सत्ता होती है। और बाह्य संप्रभुता, मतलब जो एक्सटर्नल सॉवरेंटी होती है वो अन्य राज्यों के नियंत्रण से मुक्त। मतलब ये होता है कि जैसे राज्य अन्य मामलों से मुक्ति, अपने मामलों में वो क्या होता है कि वो स्वतंत्र होता है। जैसे मान लो कि राज्य जो है अपनी खुद की विदेश नीति बनाती है। राज्य चाहे किसी से युद्ध कर सकता है या शांति कर सकता है या समझौता कर सकता है या किसी से ट्रेड कर सकता है, व्यापार कर सकता है। बाहरी नियंत्रण, राज्य जो है बाहरी नियंत्रण से मुक्त होता है, वो स्वतंत्र होता है। अब जनसंख्या, प्रदेश और सरकार अन्य समुदायों में मिल सकते हैं। मतलब हम अन्य समुदायों में हम जनसंख्या को, प्रदेश को, सरकार को पा सकते हैं, परंतु प्रभुसत्ता केवल राज्य में होती है। मतलब जनसंख्या, प्रदेश और सरकार अन्य समुदायों में पा सकते हैं, लेकिन प्रभुसत्ता जो है राज्य में ही होती है। जैसे भारत के जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश है, या अब तमिलनाडु, केरला और सारे जो बिहार वगैरह जो स्टेट हैं, उनमें क्या है, प्रभुसत्ता नहीं होती, इसलिए वे राज्य नहीं। उनमें ये तीनों तत्व पाया जाता है, जनसंख्या, प्रदेश और सरकार पाया जाता है, लेकिन उनमें क्या है कि प्रभुसत्ता नहीं पाई जाती, इसलिए वो राज्य नहीं है। 2 अतिरिक्त ऐच्छिक तत्व पाए जाते हैं, जो नागरिक में आज्ञा पालन भाव तथा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। राज्य के कार्य, राज्य के अभाव में मानव अपने सर्वांगीण विकास का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। प्राचीन काल में पुलिस राज्य की तुलना में आधुनिक कल्याणकारी राज्य का दायरा जो है कहीं अधिक व्यापक हो गया है। आधुनिक काल में जो राज्यों के कार्य है वो 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जैसे प्रशासनिक कार्य हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव या न्यायिक कार्य, जुडिशियल, सुरक्षा कार्य, सिक्योरिटी, विकास कार्य, डेवलपमेंट और अन्य कार्य। प्रोफेसर दुबे ने कहा है कि राज्य का प्रमुख जो उद्देश्य है, जो पर्पज है, वो नागरिकों का आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कल्याण करना है। प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव, इसमें जो है कि राज्य का जो प्रथम कार्य है वो भ्रष्टाचार मुक्त एवं स्वच्छ प्रशासन, मतलब क्लीन एंड करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन उपलब्ध कराना है। और जो प्रशासन है वो संचालन के लिए योग्य एवं ईमानदार अधिकारियों की नियुक्ति करना है।
और समानता के आधार पर सभी नागरिकों को शिक्षा प्रदान करना है। और राज्य का कार्य है कि नागरिकों के सर्वांगीण विकास हेतु उचित कानूनों का निर्माण करे और कानूनों के क्रियान्वयन हेतु चुस्त एवं स्फूर्ति युक्त प्रशासनिक मशीनरी बनाए। राज्य का न्यायिक कार्य, जुडिशियल कार्य। अब इसमें प्रशासनिक कार्य में क्या है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 तथा लोकपाल अधिनियम 2013, ये दोनों भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की दिशा में राज्य का एक सक्रिय कदम है। तो राज्य का ये क्या है, प्रशासनिक कार्य है। और न्यायिक कार्य, राज्य का न्यायिक कार्य, जुडिशियल कार्य। तो न्याय के बिना कोई समाज अस्थायी नहीं रह सकता और राज्य का प्रमुख दायित्व जो है नागरिकों को उचित एवं स्वस्थ न्याय प्रदान करना। तो न्यायालयों का गठन, जैसे उसका कार्य है कि न्यायालयों का गठन करे और नागरिकों को उचित न्याय दिलाए। मतलब न्यायालयों का गठन मतलब सर्वोच्च न्यायालय से लेकर अधीनस्थ न्यायालयों का गठन करे और नागरिकों को उचित न्याय दिलाए। वो कानून भंग करने वाले लोगों को दंड एवं पनिशमेंट की व्यवस्था करे। जो दंडात्मक उद्देश्य का जो स्वरूप हो वो सुधारात्मक, रिफॉर्मेटिव हो, न केवल बदला लेने वाला न हो बल्कि व्यक्ति के सुधार वाला हो। और न्यायाधीशों की ईमानदारी एवं स्वतंत्र नियुक्ति किया जाए। मतलब राज्य का ये कार्य है कि जो न्यायाधीश हैं उन न्यायाधीशों की ईमानदारी एवं स्वतंत्र नियुक्ति की जाए और सभी नागरिकों को निष्पक्ष एवं समानता के आधार पर बिना भेदभाव के न्याय दिलाना, ये राज्य का कार्य है। जो प्रशासनिक कार्य है, जैसे प्रशासनिक कार्य है वो नीतियों के संचालन से संबंधित है और न्यायिक कार्य जो है न्याय विवाद निपटारे से संबंधित है। सुरक्षा, विकास एवं अन्य कार्य, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड अदर। सुरक्षा कार्य, सिक्योरिटी फंक्शंस। इस सिक्योरिटी फंक्शंस में नागरिकों की संपूर्ण सुरक्षा अनिवार्य एवं प्राथमिक कर्तव्य है। राज्य का जो प्राथमिक कर्तव्य है वो नागरिकों की संपूर्ण सुरक्षा, उसकी संपूर्ण सुरक्षा है, चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाहरी हो। तो आंतरिक सुरक्षा है तो पुलिस बल व सुरक्षा बल का गठन करना राज्य का कार्य है। धन एवं संपत्ति की सुरक्षा, जैसे नागरिकों की धन एवं संपत्ति की सुरक्षा हेतु रक्षात्मक उपाय अपनाएं एवं अनधिकृत क्षति पर दंड की व्यवस्था करे। और गुप्तचर विभाग, बाहरी आक्रमणों से रक्षा हेतु गुप्तचर विभाग, इंटेलिजेंस व सीमा सुरक्षा बल BSF का गठन करना उसका कार्य है। और मानवाधिकार की रक्षा हेतु NHRC व संस्थाओं का गठन का कार्य राज्य का है। तो राज्य के विकास कार्य, डेवलपमेंट फंक्शंस में जो कल्याणकारी राज्य है वो नागरिकों के चहुमुखी विकास के लिए सक्रिय हस्तक्षेप कर सकता है। तो जैसे ये समान शैक्षणिक विकास या सभी को बिना भेदभाव की शिक्षा दिलाना, योग्यता अनुसार आजीविका के अवसर प्रदान करना या आध्यात्मिक मानसिक विकास हेतु उच्च स्तरीय साहित्य उपलब्ध कराना या सड़क, आवास या बिजली या पानी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, राज्य की संस्कृति एवं संरक्षण एवं विकास हेतु अवसर एवं सहायता दिलाना, ये सारे जो है राज्य के डेवलपमेंट फंक्शंस हैं। और उसके राज्य के अन्य कार्य मतलब अदर फंक्शंस जो हैं, मूल अधिकारों का प्रदान करना, ये राज्य का कार्य है। जैसे भारत के जो अनुच्छेद, जो आर्टिकल है 14 से 32 तक मूल अधिकार है, वो मूल अधिकार प्रदान करता है और अधिकारों के साथ साथ वो कर्तव्यों, ड्यूटीज का भी निर्धारण करता है। जो ड्यूटीज है मतलब जो कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है, वो आर्टिकल 51A में मूल कर्तव्य है। और सामाजिक रीति रिवाज और संपादन में सहयोग करना, जातिगत भेदभाव का निषेध विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, मतलब आरक्षण को छोड़कर का निषेध करना और राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता, नेशनल इंटीग्रेशन का प्रसार करना, ये राज्य के अन्य कार्यों में आता है। अगर हम विकास कार्यों का उसका प्रत्यक्ष उदाहरण लें, जो मनरेगा है, मनरेगा मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल मिशन, ये सभी आधुनिक भारतीय राज्य के विकास कार्यों के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।